नमस्कार, हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमेशा हम चर्चा करते हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और आज का हमारा विशेष टॉपिक है धैर्य। और हमें टॉपिक कौन बताएंगे, जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है जीना इसी का नाम में। और जब आप कहते हैं ना सर, जीना इसी का नाम है, तो वाकई में जिंदगी भी कुछ गुनगुनाने लगती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं धैर्य पर। डॉक्टर साहब, धैर्य वाकई में एक शब्द तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आपके लिए धैर्य आखिर क्या है? नमस्कार। हमेशा की तरह IND24 के सभी चहकते महकते दर्शकों को, भाई बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। विवेक ने मुझे जो है एक वाकई मुसीबत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये प्रश्न जो है, ये जो विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय भी है। धैर्य की बात, धीरज हम जिसको बोलते हैं, पेशेंस जिसको बोलते हैं। दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से धैर्य को, जीवन में धैर्य को, और उस जीवन में जिसमें एक टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए एक टाइम मैनेजमेंट, एक अनुशासन, और लगभग उसी का समतुल्य शब्द जो है धैर्य है। धैर्य से अर्थ क्या है हमारा? धैर्य से अर्थ ये है कि जब एक किसान ने बीज बो दिया, उसे फसल पकने तक इंतज़ार करना होता है। वो बीच में अगर जो है एक प्रकार से जल्दबाजी करने लगे, अपने किए हुए कर्म का परिणाम जो है ज़रूर से जल्दी चाहेगा, तो वो कच्ची फसल तोड़ लेगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो धैर्य का मतलब होता है कि हम जो काम करते हैं, काम करने की एक प्लानिंग है, उसके तहत जो है उसको अच्छे समय लेके प्लानिंग करना और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का। इसमें धैर्य, जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में धैर्य का एक गुण विराजमान होगा, उस व्यक्ति को देखिएगा, उसे कभी समय की कमी नहीं पड़ती। उसका हर कार्य जो है वो समय पे होगा, क्योंकि वो प्लानिंग करता है धैर्य के साथ में। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि हम जब प्लानिंग करते हैं, हम जो है हमारे जितने भी कर्म होते हैं, हम जो है, ठीक है, उसको हम जो है 4 खंडों में बांटते हैं। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट मेरे लिए रहा है। वो 4 खंडों में एक खंड है जिसमें कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं, कि कौन सा काम जो है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कार्य है जो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा कार्य है जो अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट, और चौथा है मोस्ट अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट मेरे जीवन में रहा है जी। जैसे अगर एक विद्यार्थी की बात करता हूँ, उसे 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम देना है। अब वो अभी फ़िलहाल उसके 10 महीने बचे हुए हैं उसके एग्ज़ाम के समय। तो वो इन 10 महीनों को, क्या वो कैलेंडर को प्लानिंग करता है कि हर महीने में कितना कोर्स कर लेगा, और एग्ज़ाम के कितने समय पहले वो पूरा कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन करेगा? क्या उसके पास उतना उसने समय जो है प्लानिंग में कर रखा है कि कितने क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेगा, पुराने क्वेश्चन पेपर्स, और दोस्तों के साथ में कंबाइंड स्टडी करके प्लानिंग करेगा? ठीक है, ये आज 10 महीने पहले उसका एग्ज़ाम अर्जेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये कौन सा खंड में हम बैठे हैं कि नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा इसको, कि 10 महीने बाद का जो एग्ज़ाम है आज की डेट में अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। तो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। एक विद्यार्थी जो समय का ध्यान नहीं देता, जिस समय उसे पढ़ना है वो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, वो अपना समय किसी और काम में व्यतीत कर रहा है, और व्यतीत करते करते अब एग्ज़ाम को 2 महीने बचे, क्या करेगा वो अब दिन रात पढ़ाई करेगा। मन में कहीं डर भी बैठेगा, मन में कहीं शंका भी आएगी
कि अरे वक्त निकलता जा रहा है, मैंने पढ़ाई करी नहीं, इस माइंड सेट के साथ में वो नहीं पढ़ सकता, उसका ध्यान नहीं लगेगा। उसके मन में पहले इस सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फियर बैठा हुआ है जी, उसका डर बैठा हुआ है विवेक, वो नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद जो है फिर वो जल्दी जल्दी में कहीं से कुंजी लेके आएगा, कहीं से शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आएगा, कहीं दोस्तों से पूछेगा बस तुमने क्या कर लिया। अब उसने क्या किया, जो 10 महीने पहले जो नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट था, अब उसने क्या कर लिया जी, मोस्ट अर्जेंट, जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, तो जिस कार्य को उसे 10 महीने पहले जिस प्लानिंग के साथ करना चाहिए था, जिस धैर्य के साथ में बिल्कुल बैठ बिल्कुल। के पूरे दिमाग के साथ बैठ के एक शानदार प्लानिंग करता और 12वीं का एग्ज़ाम दे के अच्छे नंबरों से पास होता, उसके साथ अच्छा कैरियर बनाता, पूरा जीवन जो है उसका, पूरा जीवन वो IAS ऑफिसर बनता, पुलिस ऑफिसर बनता, डॉक्टर बनता, व्यापारी बनता, कुछ भी बन सकता था। एक सफल जीवन जीता, उसका परिवार होता, अपने माँ बाप की सेवा करता। उसने केवल और केवल क्योंकि धैर्य नहीं था उसमें संतुलन नहीं था, उसने क्या किया, वो केवल जो है उसने समय खराब करते करते व्यर्थ में। धैर्य का दूसरा अर्थ ये भी होता है, जिनके व्यक्तित्व में धैर्य का गुण नहीं होता, वो समय की बर्बादी करते हैं और समय फिर उनको बर्बाद करता है। ये बहुत ध्यान से सुनना है इसको। टाइम इज इम्पोर्टेंट। अगर हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो समय भी हमारा ध्यान नहीं रखता, हमें बर्बाद कर देता है। एक बच्चा वही धैर्य का गुण करके प्लानिंग करता है, कहाँ पहुँच जाता है, और दूसरा बच्चा जो है उस वक्त मस्ती करता है। उस वक्त हो सकता है कि मखौल उड़ा रहा हो उसका कि तुम मस्ती नहीं करते हो यार जीवन में, हम देखो क्या मस्ती कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन वही बच्चा जो है उसी बच्चे के ऑफिस में एक छोटे पद पे कार्य कर रहा होगा, जीवन भर जो है वो ऐसे ही करके बैठता है, उसे नजर नहीं मिला पाता जी, उस वक्त। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। तो धैर्य का एक अर्थ ये भी है विवेक जी, कि हमें अनुशासन के साथ में हम टाइम मैनेजमेंट करें और हबड़ तबड़ ना करें। धैर्य का अर्थ ये भी है कि अगर आपकी ट्रेन 10 बजे की है और आपका रास्ता आधे घंटे बाद का है, आधे घंटे का है घर से स्टेशन का, तो ये आवश्यक नहीं है कि ठीक 31 मिनट पहले ही निकलें। बिल्कुल, ठीक है, आप कम से कम 15 मिनट की मार्जिन लेके चलो धैर्य के साथ में बैठ के। तो धैर्य का अर्थ होता है कि एक तो अपने वक्त का इंतज़ार करना। हमें हमारे देश में जो है पंक्ति में खड़े होने का फैशन नहीं है। ठीक है, हम पंक्ति तोड़ के काम करवाने को अपनी एक दादागिरी मानते हैं। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अगर लाइन लगी हुई है, लाइन को तोड़ के आगे जाना, चाहे थिएटर में टिकट लेना हो, चाहे कहीं ट्रैफिक में लगी हो। अब देखिएगा ध्यान से, लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक हीरो साइड से गाड़ी ला के आके सामने खड़ा कर देता है। अब उस बेवकूफ़ के कारण जो है, जो 1 घंटे में जो ट्रैफिक क्लियर होना है वो 3 घंटे लग जाते हैं। आए दिन जो है ये सीन होता रहता है। आप कहीं भी लंबे रूट में जाइएगा, कहीं अगर कहीं कोई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, रास्ता कहीं बॉटलनेक हो गया है, लाइन लगती है, तो 2-4 हीरो आपको जीवन में मिल जाएंगे जिनके जीवन में धैर्य नहीं है, और उनके जीवन में झांक कर देखेंगे आपको इतनी मतलब तरस आता है उनके खुद के जीवन को देख के, लेकिन कभी सीख नहीं लेना, उनके धैर्य नहीं चाहिए। और मेरा अगला सवाल भी यही है सर, क्योंकि जो बात आपने कही कि बहुत गंभीरता है इस विषय में, धैर्यवान होना और सफलता अर्जित करना, क्या ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं या फिर धैर्य होने के साथ और भी कुछ क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए? विवेक, सफलता एक ऐसी टोकरी है, फलों की ऐसी टोकरी जिसमें बहुत से फल हैं, है ना। धैर्य उसमें से एक है। एक सफल जीवन जीने के लिए पूरे व्यक्तित्व जो है उसमें केवल धैर्य नहीं होना चाहिए, धैर्य के साथ में व्यक्ति के बहुत से गुण होते हैं। संवेदनशील हो, उसे परिश्रम करने की आदत हो, ठीक है, टालम टोल की प्रवृत्ति ना हो, ठीक है, दिमाग में क्लैरिटी हो, विचारों का स्पष्टीकरण हो उसके दिमाग में, उसके बाद उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, वो दूसरों की मदद करे, और सबसे बड़ी बात होती है अनुशासन और पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। जी, ये बहुत से ऐसे गुण हैं किसी व्यक्ति के जीवन के जो उसे एक सफल जीवन की तरफ लेके जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सफलता जो है ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है। सफलता तो एक प्रकार की जर्नी है। हर दशक में, हर जीवन के हर पड़ाव में
एक सफल जीवन की अलग परिभाषा हो सकती है। मेरे सफल जीवन की परिभाषा अलग हो सकती है, आपके सफल जीवन की परिभाषा अलग हो सकती है। एक बांसुरी वादक है, उसका सफल जीवन की परिभाषा अलग हो सकती है। एक नेता है, उसके जीवन की परिभाषा अलग हो सकती है। एक गृहिणी है, होम मेकर है, उसका सफल जीवन बिल्कुल अलग हो सकता है। तो इसे बहुत अलग तरह से तोलना चाहिए। सफल जीवन का मतलब ये होता है कि आपने जो पहले ही प्लानिंग कर रखी थी क्या पूरी हो रही है। एक विद्यार्थी का सफल होना क्या है भाई, 100 में 100 नहीं तो 90 नंबर तो हो कम से कम, वो उसके लिए सफल होना है। और 90 नंबर के लिए उसे प्लानिंग कब करना चाहिए, जैसे ही वो 10वीं से 11वीं कक्षा में आया है तभी से तो प्लानिंग करेगा। धैर्य के साथ तब प्लान करेगा, तब वो जब 11वीं पास करेगा तो उसके अच्छे नंबर आएंगे। अब उसने प्लानिंग ही नहीं करी है उसने, तो काहे की सफलता उसके जीवन की, तो वो एक असफल जीवन है। अगर 60% और 70% लेके आया है क्लास में, बाकी बच्चे उससे बेहतर यदि प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है विवेक वो ईमानदार नहीं है। किसके प्रति, उस टीचर के प्रति नहीं जो डंडा लेके खड़ा है, उसे होमवर्क करा रहा है, उसे पढ़ा रहा है, अपना गला चिल्ला चिल्ला के जो शिक्षक है बेचारे जो है। और जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको धैर्यवान होना ही जरूरी नहीं है, कई और भी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई। आज के समय में सर एक सीधा सवाल, क्योंकि ये भी लोगों से ही जुड़ा हुआ है, आप लोगों के अंदर धैर्य की कितनी कमी देखते हैं। मैंने इसीलिए इसकी पॉजिटिविटी पे बात नहीं की, मैंने कहा आप, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप धैर्य जरूर लोगों के भीतर देखते होंगे जी। आप एक काम करें ना, आप शाम को 6 बजे भोपाल की सड़कों पे निकल जाओ जी, शाम के 6 बजे, और किसी स्क्वायर पे, रेड लाइट स्क्वायर पे, लाल बत्ती जहाँ चौक है वहाँ पे अपने कैमरा रख के साइड में बैठ जाए। आपको दिख जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो धैर्यवान हैं और कितने लोग हैं जिनको जल्दी पड़ी है। ठीक है, उतने ही वक्त में पहुंचना है लेकिन जल्दी पहुंचना है। अब वो जल्दी के चक्कर में जो है, मतलब आप आए दिन हम देखते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, जल्दबाजी में किए हुए जितने निर्णय हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो निर्णय हमेशा सटीक और सही हो। तो जल्दबाजी जो है ये एक व्यक्ति का अवगुण हो सकता है, ये गुण नहीं हो सकता। धैर्य का मतलब आलस नहीं है। धैर्य का मतलब केवल ये है कि एक आदमी अपने अनुभव के साथ, अपने ज्ञान के साथ में, गंभीरता के साथ में अपने जीवन को जीता है, उसे धैर्य कहते हैं। तो सफल होने के लिए जो है ये एक गुण अवश्य है, और इसके साथ साथ में जो है आपके पास में आपकी संकल्प शक्ति, और दूसरा जो है वो लगातार प्रयास जो है, मतलब आपका जो है, जैसे विवेकानंद कहते हैं कि सपने ज़रूर देखो, लेकिन ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दें। अक्सर हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन सपने का अर्थ होता है कि नींदों को उड़ा दे। और आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और तब तक प्रयास करें जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ना बैठें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ युवाओं के लिए है केवल और केवल, क्योंकि जीवन में जो है एक बार आप 30, 35, 40 साल के हो गए, उसके बाद तो आपका जीवन जो है केवल आपको जो है, जो पहले आपने जो बोया है अब तो इंतज़ार करने का है। तो युवाओं के लिए मैं बार बार बात इसलिए कहता हूँ कि आज भारत में 65% आबादी जो है 35 साल और 35 साल के नीचे की है। हमारा देश सबसे युवा देश है। तो हमारे युवा आज जो है अगर चैतन्य हो गए, जागरूक हो गए, इन्होंने बीड़ा उठा लिया, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भारत विश्व में नंबर 1 पे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा नंबर 1 पे। केवल और यह है कि मन में एक जिद लेनी है। आज मैं अगर बात करता हूँ विवेक की, रोजगार की बात करते हैं, धीरे धीरे जो है ये दृश्य बदल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री भी, हमारे मुख्यमंत्री भी धीरे धीरे बात कैसे करते हैं, युवाओं में क्या सोच होनी चाहिए कि रोजगार ढूंढे नहीं, रोजगार देने वाला। बिल्कुल, देखिए क्या सकारात्मक सोच धीरे धीरे आ रही है युवाओं में। ठीक है, 5 युवा मिलके, ठीक है, एक ऐसा उद्यम करें। अभी हम और सर हमें तो उदाहरण के लिए और कहीं जाना ही नहीं है। अगर हम आपको ही देखें तो आपने अपने प्रोफेशन को ऐसा बनाया जो लोगों के लिए रोजगार देने वाला हो, और उसको आप और बिल्ट भी कर रहे हैं। ये हर युवा में सोच होनी चाहिए जी, कि अपने लिए ना जिए, अपने लिए ना जिए, केवल ईश्वर से जो है वो समर्थ्य मांगे कि वो दूसरे के जीवन को भी जो है वो जीना सिखाए। ये जो एक प्रार्थना होती है ईश्वर के सामने आंख बंद करके हम जब मंदिर में मांगते हैं, हम अपने लिए ना मांगे, हम बड़े स्मार्टली ईश्वर से केवल अपने आप को माध्यम बनाएं।
हम केवल ईश्वर से ये मांगें कि हमें सामर्थ्य दे, हमें माध्यम बना, हम पे वो देवी शक्तियाँ हमको हमारे जीवन में दे, जिससे हम जो है ईश्वर के ही समाज में, ईश्वर की इस दुनिया में हम लोगों के साथ में मिल के लोगों के सेवा कर सकें। ये जो फार्मूला है जी, ये बहुत बड़ा फार्मूला है विवेक, कि हमको जीवन में दूसरों के लिए मांगना चाहिए, खुद ब खुद आपको वो सब मिलता है जो आपको चाहिए। बिल्कुल, आप प्रकृति से मांगिए तो सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी कहावत है, सब्र करो, और ये हम लोग बहुत समय से सुनते भी आए। एक और कहावत है कि मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। यहाँ भी कहीं ना कहीं बात सब्र की होती है, सब्र, धैर्य, पेशेंस, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज के असल जीवन में कितनी प्रासंगिक है ये बात? मेरे ख्याल से इसके अलावा हमारे पास चारा ही क्या है, अगर हमारे पास में सब्र नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति का जीवन जो है उसको ऐसा लगता है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है, उसके साथ सब चीज़ बह जा रही है, सब चीज़ उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसका परिवार बिखर रहा है, उसका व्यक्तिगत जीवन बिखर रहा है। कहीं ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में अपने सहपाठियों के साथ में उसकी बनती नहीं है। उसका दिमाग जो है वो उस स्थिरता नहीं है दिमाग में, वो जहाँ पे वर्तमान क्षण में स्थापित ही नहीं कर पाता अपने आप को। कभी इधर दौलता है, कभी उधर दोलन करता है, कभी इधर दोलन करता है। तो एक इस तरह के असंतुलन, अनियंत्रित विचारों के साथ में जहाँ सब्र नहीं है, जहाँ पे व्यक्ति में ठहराव नहीं है, जहाँ उसकी व्यक्तित्व में वो गंभीरता नहीं है, तो उसका जीवन कैसा होगा? ना उसके दोस्त अच्छे होंगे, ना उसके किसी के साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे, ना वो जीवन में कुछ कर पाएगा। तो ये तो बायो फीडबैक सिस्टम है। मन में आकांक्षाएं तो किसी भी कम नहीं होती है, एम्बिशन तो जो है वो हर आदमी रखता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो पूरा करने की हिम्मत है, उसके प्रति आप ईमानदार नहीं होते हो, आप में संकल्प नहीं है, आप में दृढ़ निश्चय लेने की क्षमता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत पे जो है जी चुराते हो आप। और मेहनत के लिए जो है फिर से वही बात आ जाती है, मेहनत के लिए आपको अनुशासन करना पड़ता है। आप देखिए, आप जो ओलंपिक में जो लोग भाग लेते हैं उनका जीवन आपने देखा है। 100 मीटर की दौड़ 7-8 सेकंड 9 सेकंड में पूरी करते हैं, 9-9 साल लगा देते हैं, 8-8 साल लगा देते हैं केवल और केवल उस 8 सेकंड के लिए। क्या कहोगे आप इसको? उनका जीवन देखिए आप, जो है सुबह 4 बजे उठना, खाने पीने को लेके अनुशासन है, सोच को लेके अनुशासन है, दिमाग में हमेशा एक ही लक्ष्य, उस लक्ष्य के साथ उठना है, उस लक्ष्य के साथ में जीना है, उस लक्ष्य के साथ में सोना है। तो ये विश्वास करिए कि जब आपके मन में, आपके विचारों में वो शक्ति आ जाएगी, तो देवीय शक्ति हैं इस पूरे यूनिवर्स में, इस कॉस्मिक इन्वायरमेंट में, ये सच में ईश्वर की इतने दूत विराजमान होते हैं कि जो व्यक्ति, ये तो ट्रांसमीटर है ना, ये तो ट्रांसमीटर है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम शुरू से कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। अरे चाहो तो सही, एक बेहतरीन चाहो ना। आप क्यों नहीं चाहते कि ओलंपिक में आपको गोल्ड मेडल मिले, आपको आपके जीवन में गोल्ड मेडल मिले, आप जिस भी क्षेत्र में हो वहाँ पे आपको गोल्ड मेडल मिले? उत्कृष्ट पर रहने की इच्छा क्यों नहीं होती? लेकिन इसके साथ में धैर्य नहीं खोना है। धैर्य आपके व्यक्तित्व का वो चीज़ है, जैसे जैसे एक तालाब है, एक झील है, झील के भीतर का खजाना तभी दिखेगा जब उसके ऊपरी सतह में धैर्य होगा। पानी की वो जो ऊपरी सतह है उसमें धैर्य होगा। जैसे ही उसमें तरंगे आती हैं, जैसे ही उसमें उल्टे सीधे विचार आए तो नीचे दिखना बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से आपके जीवन में जो विचारों की झील है उसमें शांति होगी तो भीतर झांक पाओगे, अपने असली लक्ष्य को देख पाओगे। यही जीना है विवेक भाई। बिल्कुल यही जीना है। और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि प्रकृति तो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। जैसे फर्ज कीजिए आप अगर समंदर किनारे खड़े हों और आप प्रकृति से कुछ चाहते हैं तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप वहाँ से पानी लेकर आते हैं कि मोती। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो जीवन को बेहतर बनाते हैं। और हम डॉक्टर साहब से इसीलिए इतने जटिल सवाल करते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर बन सके। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी बिल्कुल आपकी बात से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ा अच्छा आपने इस चीज़ को कोरिलेट किया कि वो एथलीट कितनी मेहनत करता है, साल भर प्रयत्न करता है केवल एक 100 मीटर की दौड़ के लिए, और कई दफ़ा वो सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे समय में
जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ठीक है, वो अचीव करते हैं, सारी चीज़ें उन्हें मिलती है, लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए, वो कैसे अपना पेशेंस बरकरार रखें? सफलता का जो विपरीत है असफलता नहीं होता, सक्सेस का उल्टा फेल्योर नहीं होता, ठीक है। तो सफलता का जो विपरीत है वो है सीख। जिस तरह से सक्सेस का उल्टा है लर्निंग। एक बार अगर आप जो है उस दौड़ में अगर प्रथम नहीं आ पाए, अरे कोई तो प्रथम आया होगा, उसका जीवन देखिए आप, और इसलिए आपको एक चांस मिला है अपने भीतर झांकने की कहाँ कमी रह गई थी, अगले प्रयास में इसे पूरा करिए। आप थॉमस एडिसन का जीवन देखिए, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। वो व्यक्ति हज़ारों बार असफल हुआ, हज़ारों बार, और उसके बाद जो है जब वो जिस प्रयोग के बाद में जब वो सफल होता है तो क्या कहता है कि मैं वो 9,999 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। देखिए क्या पॉजिटिव सोच है। और अगर हम बात करते हैं तो जीवन में निराशा, असफलता ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप अगर देखिए जिसमें थोड़ा सा भी अगर अहंकार और स्वाभिमान में बहुत कम फ़र्क होता है बेसिकली। हम अगर ईगो की बात करते हैं, हम अगर फेल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। आज कितने बच्चे बच्चियां हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं में हमारे दिन पेपर में पढ़ते हैं कि फियर ऑफ फेलियर, असफलता के डर से ही जो है उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिए। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं और बड़ा दुख होता है। ये बच्चे जो बिल्कुल कली समान हैं, अभी पलवित भी नहीं हुए जो है, और इस तरह के वातावरण से क्यों हुआ ऐसा? इसमें कहीं ना कहीं समाज का भी दोष है, इसमें कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी मैं उंगली उठाऊंगा उनके ऊपर में, कि एक बच्चे से इतनी सारी अपेक्षा रखना। एक बच्चे से उसके घर वाले ट्यूशन तुमको दी लगा के, तुमको सब साधन दिए, तुमने जो चाहा वो मांगा, सब हमने दिया, तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, नहीं करना है। मैं अभिभावकों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का एक मेंटल प्रेशर बच्चों पे नहीं डालना, हमें नहीं डालना है। वो बच्चा जो है वो अपने माँ बाप की ही इच्छा पूरी करने में लग जाता है। उसके बैक ऑफ माइंड में सबकॉन्शियसली वो पूरा ध्यान दे नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो ये रखता है कि मुझे अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करनी है, वो अपनी मेहनत कर ही नहीं पाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी बारीक चीज़ें हैं विवेक जी। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा ये कि एक लोडेड ब्रेन जो है, तनावग्रस्त ब्रेन, ये भी तनाव है। आपने उस बच्चे को तनाव दे दिया, ठीक है, उसे पॉजिटिव तनाव दीजिए, उसको एक एग्जाम्पल्स दिखाइए कि मेहनत करनी है, हमें लक्ष्य स्थापित करना है, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ में जो है हमको बच्चे को ढाढ़स भी बताना पड़ेगा कि अगर कहीं वो उस मापदंड पे नहीं खरा उतरता है तो उसे निराश नहीं होना है, उसे उल्टा आंकलन नहीं करना कि कहाँ कमी रह गई, ताकि हमेशा ऑलवेज देयर इज ए नेक्स्ट टाइम, हमेशा जो है अगली धड़कन, अगली श्वास, अगला दिन आपका इंतज़ार कर रहा है बाहें फैलाए। तो इस वर्तमान क्षण को अगर सुधारेंगे तो अगला क्षण अपने आप सुधरेगा। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपकी स्पीचेस को उन टीचर्स को भी सुनना चाहिए। हालांकि अब टीचिंग में कितना बदलाव आ गया ये तो मतलब अलग अलग जगह दिखाई देता है, पर हमारे समय में ऐसा होता था कि अगर आप नंबर पर नहीं हो, मेरा मतलब 1 2 3, तो फिर आप कहीं नहीं हो। क्लास में 52 बच्चे अगर बैठते हैं और उसमें जो फर्स्ट आता था उसकी एक अलग वैल्यू होती थी, और हम भी यही मानने लगते थे कि हाँ ये फर्स्ट वाला ही सब कुछ है, इसके पेरेंट्स की भी एक इम्पोर्टेंस मिलेगी। स्कूल आ जाए तो स्कूल में क्लास टीचर से लेके सभी टीचर्स का सिरमौर तो यही है, हम लोग कौन है, वी आर द बैक बेंचर्स, या फिर अदर एक्टिविटी में कुछ छोटे मोटे मेडल लाने वाले। उस समय उसको छोटा मोटा मेडल ही कहा जाता था कि चलो कुछ नहीं ला रहा तो कुछ तो ला रहा है। लेकिन आज धीरे धीरे आपको लगता है चीज़ें बदल रही हैं? क्यों नहीं बदल रही? आज इतने सारा हॉराइजन खुला हुआ है हर किसी के सामने। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आज से 30-35 साल पहले, ठीक है, अच्छा पढ़ना मतलब हो गया कि उसे गणित लेना है, इंजीनियर बनना है, नहीं तो बायोलॉजी लेना है, उसे डॉक्टर बनने का है। बहुत ज़्यादा विकल्प होते नहीं थे। और आज अगर देखते हैं तो इस आधुनिक ज़माने में इतने सारे विकल्प हैं। आज की डेट में जो है मतलब बच्चे खुद इंटरनेट के आने से
और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से आज का 11वीं 12वीं का बच्चा खुद इतना सक्षम है, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें जानता है अपने बारे में। बस ये होता है कि उसे सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि पीयर प्रेशर होता है कि 12वीं के बाद में जो है बहुत से बच्चे जो है जिस दिशा में चले गए लगभग उसी दिशा में जाना पसंद करते हैं। मेरा ऐसा मानना है 12वीं के बच्चों को कि नहीं, आप जब 11वीं के बाद 12वीं में आते हैं तो तभी से आप अपना एक प्रकार से 12वीं के बाद क्या क्या हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि हर आदमी इंजीनियर बने, हर आदमी डॉक्टर बने। इससे बेहतर जीवन भी जीने वाले कई व्यवसाय हैं। तो बच्चों से मेरा मानना है कि धैर्य के साथ साथ में आपके अंदर में संकल्प होना चाहिए और भविष्य में झांकने का जो गुण है, विजुअलाइजेशन बोलते हैं कि मैं अपने आप को देख क्या पा रहा हूँ मैं, अगर वो आप में गुण है, जैसे एक जो ओलंपिक में जो भाग लेने वाला जो धावक है जी, उसको जो है उसके साथ में एक उसका एक साइकोलॉजिकल मेंटर होता है जो उसे मेडिटेशन कराता है, जो उसे ध्यान कराता है। ध्यान में विजुअलाइजेशंस होते हैं। वो आंख बंद करके देखता है कि वो प्रथम आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आने के बाद में लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसे स्वागत कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर में एक रसायन पैदा करती हैं और वो रसायन जो है उसके अंदर एक जज्बा पैदा करता है, एक जुनून, एक जिद पैदा करता है। तो जिस बच्चे में धैर्य के साथ साथ में जुनून होगा, जिद होगी, आसमान से भी ऊपर निकलने की ताकत होगी, वही बच्चा तो सफल बनेगा। वही बच्चा तो सफल बनेगा, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक बार फिर से चर्चा में पता ही नहीं चलता समय का। आज हमने डॉक्टर साहब से धैर्य के बारे में जानने की कोशिश की और डॉक्टर साहब ने अपने जब ज्ञान के विशाल भंडार से धैर्य को बताया तो इसके इर्द गिर्द जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी हमने जान ली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों तक अपने ज्ञान की गंगा को पहुंचाने के लिए। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।